नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मैं संजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अर्थव्यवस्था की तीसरी क्लास में। इससे पहले वाली क्लास व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की थी और आज की जो क्लास हमारा टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या-क्या है? अगर हम बात करें इससे पिछले वाली क्लास में तो मैंने आपको व्यष्टि और समष्टि ये दो चीजें बताई थी आपको। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन सी चीजें समष्टि में आती हैं और कौन सी चीजें व्यष्टि में आती हैं। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यष्टि की। तो सबसे पहले उपभोक्ता का व्यवहार, यानी जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसका व्यवहार कैसा है, ये हम देखते हैं। ठीक है, उपभोक्ता का व्यवहार यानी जो कंज्यूमर है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सर्दियों में गर्म कपड़े की, गर्मियों में हल्के कपड़ों की, बारिश आएगी तो रेनकोट की डिमांड होगी। कहीं अगर जैसे अभी छुट्टियां पड़ रही हैं बच्चों की, जून जुलाई जैसे मई जून में छुट्टी रहेंगी, तो हो सकता है कि जो पिकनिक पर जाने वाले आइटम्स होते हैं, है ना, इस तरह की जैसे चटाई है और चीजें हैं बहुत सारी, इन वस्तुओं की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर हम उपभोक्ता का अलग अलग एक एक रूप में व्यवहार अध्ययन करने से बोलते हैं उपभोक्ता व्यवहार। दूसरी चीज इसी में हम देखते हैं उपभोक्ता के बाद कीमत, कीमत व्यवहार। तीसरा हम इसी में देखते हैं उपभोक्ता कीमत उत्पाद, यानी उत्पादन हमें किसका करना है, उत्पादन की जो व्यक्तिगत इकाइयां हैं उनका अध्ययन करते हैं। यानी व्यक्तिगत फर्म और व्यक्तिगत चीजों का जो अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं व्यष्टि। उपभोक्ता व्यवहार, कीमत व्यवहार, उत्पादन व्यवहार। अगर हम बात करें समष्टि की, तो समष्टि में आप देख लीजिए, समष्टि में सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय होती है, मैंने बताया था आपको, रिकॉल करा रहा हूं आपको ताकि आपको याद रहे कि इसमें क्या क्या आता है। राष्ट्रीय आय आती है, रोजगार आते हैं कि कितने रोजगार पैदा हुए, ठीक ना। दूसरी चीज इन्वेस्टमेंट आता है, जो निवेश है वो आता है। तीसरी चीज जो बजट है, जो बजट बनाती है सरकार, वो आता है। चौथी चीज जो राजकोषीय नीति है, यानी जो राजकोषीय नीति, ये सब टॉपिक आपके अगली क्लासों में आएंगे। तो राजकोषीय नीति ये ध्यान रखिए, इसी का अंग है। पांचवा मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति वो भी इसी का पार्ट है। यानी समष्टि में राष्ट्रीय आय, रोजगार, निवेश, जो इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे वो हमारा घरेलू निवेश हो चाहे वो विदेशी निवेश हो, बजट है, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन जिसको हम बोलते हैं, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, मुद्रा अविस्फीति है। ये सब चीजें किसका भाग है, समष्टि का भाग है। इसका भाग है समष्टि का, ठीक ना। तो ये सब राष्ट्रीय आय, निवेश, बजट, राजकोषीय, मुद्रा नीति, और मान लीजिए आप जैसे सातवीं चीज जैसे भुगतान संतुलन है, जी ना। भुगतान संतुलन जो होता है जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, जो से आयात निर्यात का जो हिसाब किताब होता है वो सब चीजें हो जाएंगी। तो भुगतान संतुलन भी इसी का विषय है। भुगतान संतुलन भी इसी का विषय है। तो ये सब किसका विषय है, समष्टि अर्थशास्त्र का, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये माइक्रो है, ये मैक्रो है। ये रिकॉल हो गया आपकी क्लास। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो अर्थव्यवस्था है, अब ये जो चीजें हैं, ये जो है अर्थव्यवस्था, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। क्योंकि ऐसा है जिससे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांट लिया है, ठीक। उसके बाद से हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस की भी हम अलग अलग चीजें हम पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं। फिर उसमें हमने जैसे फिजिक्स में देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, ठीक है ना, मैग्नेट पढ़ते हैं, एनर्जी पढ़ते हैं। तो अलग अलग हम चैप्टर बटे हुए, ऐसे ही हम इसमें देखेंगे।
अब अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, यानी जैसे आप राष्ट्रीय आय पढ़ते होंगे तो हम ये पढ़ते कि राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, और जो तृतीय क्षेत्र है उसका योगदान कितना है। वैसे अब ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था को लिखते भी रहिएगा आप, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, गतिविधियों के आधार पर तीन परंपरागत भागों में बांटा गया है। ये तीन परंपरागत भाग हैं, लेकिन वर्तमान में जो है अर्थव्यवस्था के तीन की जगह 5 हिस्से हो गए हैं। अब जी एग्जाम में कैसे पूछेगा, ये जो पांचवा जो सेक्टर है, जो पांच जो क्षेत्र हैं, चौथा और पांचवा जो चतुर्थक और जो पंचम क्षेत्र आया है, ये सर्विस सेक्टर के 3 भाग हैं। अगर वो ये पूछता है कि अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र हैं, तो कुल में आपको 3 ही लगाना, क्योंकि वो परंपरागत पूछ रहा है। अभी भी बजट में यही 3 लिखे होते हैं। चतुर्थक और पंचम तो मीडिया ने, पत्रकारों ने, कुछ नीति निर्माताओं ने भी अलग क्षेत्र इसको काउंट किया, क्योंकि कुछ देश चीन है, जापान है, अमेरिका है, जहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, उन क्षेत्रों ने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और कुशलता आधारित अर्थव्यवस्था को सर्विस सेक्टर से अलग कर दिया है। हमारे यहां अभी इस तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, तो हमारा तीनों ही भाग माने जाते हैं। लेकिन अगर ये पूछता है कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, तो आपको 5 लगाने हैं। कितने लगाने? 5 लगाने हैं। वर्तमान में अगर पूछता है तो ये 5 क्षेत्र हैं। तो किसके आधार पर है वो? आर्थिक गतिविधियों के आधार पर है। पहला क्षेत्र अगर हम बात करते हैं, हम पहले क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहला क्षेत्र हमारा अगले पेज पर ले लेते हैं, वो होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र बोले तो प्राइमरी सेक्टर लिख लीजिएगा, जो इंग्लिश वाले हैं, प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर में जो वो क्षेत्र आता है जिसका संबंध प्रकृति से होता है। किस होता है? प्रकृति से, यानी प्राकृतिक वस्तुओं से संबंध जिसका है, प्राकृतिक गतिविधियों से जिसका संबंध है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राकृतिक गतिविधियां कौन सी है? प्राकृतिक एक्टिविटी कौन सी है, यानी प्राकृतिक क्रियाएं कौन सी हैं, प्राकृतिक गतिविधियां कौन सी हैं? जैसे एक आपकी कृषि है, जहां से हमें उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। कृषि से जुड़ा हुआ कौन सा? पशुपालन है। पशुपालन है। इनसे जुड़ी हुई चीजें कौन सी? पशुपालन से जुड़ी हुई चीजें जैसे आपकी वानिकी है, फॉरेस्ट्री, वानिकी है। वानिकी के बाद डेयरी है, वो तो हो ही गया है। मत्स्य पालन है, मछली पालन जिसको हम बोलते हैं, वो इसी में आता है। चाहे आप मुर्गी फार्म देख लीजिए, मुर्गी फार्म है, मत्स्य पालन है, वानिकी है। इसके अलावा जो हमारा खनन है और उत्खनन, खनन और उत्खनन। खनन को बोलते हैं माइनिंग, इसे बोलते हैं क्वेरिंग। क्वेरिंग, खनन, दोनों में क्या अंतर है? जब हम खुदाई गहराई तक करते हैं, से हम कोयला निकालते हैं, सोना चांदी जो खनिज निकालते हैं हम लोग, जब हम खुदाई करते हैं वर्टिकल गहराई में जाते हैं, भूगर्भ तक जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं खनन करना। उत्खनन जब हम खुदाई हॉरिजॉन्टल करते हैं, परत के आधार पर करते हैं, जैसे रेत है, बजरी है और आपके पत्थर हैं, ये हम क्या करते हैं? मिट्टी की ऊपरी, जो जमीन की जो हमारी सतह है, ऊपरी सतह, उससे लेते हैं। अगर आप रेत खोदने के लिए बहुत गहराई करोगे तो आपको मिट्टी मिलेगी, रेत नहीं मिलेगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल खुदाई करोगे, ऐसे करके सरफेस टू सरफेस, परत से परत पर करोगे,
तो हमको रेत मिलेगा, बजरी मिलेगी, पत्थर मिलेंगे। इनका होता है उत्खनन। खनन जो होता है वो होता है लोहे का, कोयले का, ठीक ना, सोने का, चांदी का। इनका होता है उत्खनन। यानी जब हम खुदाई क्या करते हैं, वर्टिकल गहराई तक जाकर खुदाई करते हैं। तो खनन और उत्खनन में अंतर समझ गए होंगे। खनन है, उत्खनन है। ध्यान रखना, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस है ना, क्या लिख रहा हूं मैं, प्राकृतिक गैस की प्राप्ति, ना कि आपूर्ति। अगर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूछता है तो सेकेंडरी में आएगा। प्राकृतिक गैस का उत्खनन, वो क्या नाम, खनन पूछता है, प्राकृतिक गैस की प्राप्ति पूछता है तो प्राथमिक में आएगा। समझे आप, ये अंतर है। क्रूड ऑयल कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, जितने भी हम, आपको पता है कच्चे तेल से सैकड़ों प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। कच्चा तेल जिसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक ना, ये कच्चे तेल के लिए सब कुछ हो रहा है दुनिया में। तो इस कच्चा तेल जो होता है, इसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, जो जमीन से गाढ़ा काला तरल पदार्थ निकलता है, इससे सैकड़ों उत्पाद बनते हैं। कपड़े भी बनते हैं, नायलॉन की वस्तुएं बनती हैं, पीवीसी पाइप बनते हैं इससे, जो हम लोग अपने पानी के लिए घरों में जो फिटिंग करते हैं वो पाइप भी क्रूड ऑयल से बनते हैं। तारकोल जिसका हम लोग इसमें सड़क में यूज करते हैं वो भी इसी से बनता है। तो सैकड़ों पदार्थ बनते हैं इससे। जो लिपस्टिक लगाते हैं, और जो लिपस्टिक जो महिलाएं लगाती हैं, उस लिपस्टिक का एक हिस्सा भी ठीक आ गई, कच्चे तेल से प्राप्त होता है। इसके अलावा जो हमारी पेट्रोलियम जेली जिसको हम बोलते हैं क्रीम, वो हमारा इसी से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस की प्राप्ति वो हमारी इसी से होती है। तो ये सब चीजें किससे प्राप्त हो रही हैं, प्रकृति से। तो जो प्रकृति से प्राप्त हो वो प्राथमिक, जो प्रकृति से सीधे प्राप्त हो वो प्राथमिक। याद रहेगा, मुर्गी पालन हो, चाहे सुअर पालन हो, मत्स्य पालन हो, वानिकी, खनन, उत्खनन, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस की प्राप्ति, जितनी भी प्राप्तियां हैं वो सब इसमें है। पूछे कोयले की प्राप्ति किससे आएगी, तो कोयले का यूज सेकेंडरी में, पर प्राप्ति किस में, प्राथमिक में है। कोयले का यूज सेकेंडरी में होगा, द्वितीय क्षेत्र में होगा, पर प्राप्ति किस में होगी, प्राप्ति हमें पहले वाले में होगी। तो ये ध्यान रखेगा। अब प्राथमिक क्षेत्र हमारा हो गया है। यही पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं। दूसरे अगर मैं आपको बताऊं, प्राथमिक क्षेत्र में अभी तक की जो चीजें हैं, हमारी जो राष्ट्रीय आय है, हमारी जो जीडीपी है, उस जीडीपी में 1950 से लेकर आज तक 2026 तक इसका जो योगदान है वो लगातार घटा है। 1950 में जहां जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र यानी विशेषकर कृषि और इन सब चीजों का लगभग 70% से ऊपर योगदान था, आज यही योगदान 2026 में 14% से भी कम हो गया है। और जो विकसित देश हैं वहां पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान केवल 4% होता है, जो कृषि का योगदान होता है विशेष करके। इसमें सबसे मेन चीज क्या है, कृषि है। ये भी है पर मेन क्या है इसमें, कृषि है। तो ये योगदान लगातार घटा। कई बार ये पूछ देता है कि किस क्षेत्र का योगदान लगातार घटा है, किसका बढ़ा है, किसका लगभग स्थिर है, मतलब पहले भी था अब थोड़ा सा बढ़ गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगातार क्या हुआ है, कम हुआ है, घट रहा है। 4% तक ये कहना है कि कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में जब 4% के आसपास हो जाएगा, समझो हम विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये विकसित देशों की परिभाषा है। पर भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि और ऋषि, यानी कृषि और ऋषि भारत की संस्कृति है। इससे होकर अगर भारत विकसित भी बनता है तो उस विकसित होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कृषि और ऋषि, ऋषि मतलब जो संत हैं हमारे, जो महात्मा हैं हमारे, अगर इनके कल्चर को हमने छोड़ दिया तो फिर भारत के पास क्या बचेगा दुनिया को देने के लिए। इसी बेस पर तो हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, और इसी बेस पर हम विश्व गुरु थे भी। हम तब थे विश्व गुरु जब तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय भारत में था, नालंदा जैसा आवासीय विश्वविद्यालय दुनिया का पहला, देखिए आप, गुप्त वंश में बना
पहला आवासीय यूनिवर्सिटी दुनिया की, जहां विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे। तब हम विश्वगुरु थे कि हम जब दुनिया को बहुत कुछ देते थे। अब हम दुनिया को क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। हमारे भगवान भी चीन में बनकर भारत में आते हैं, तो हम क्या दे पाएंगे? तो अगर हम कृषि और ऋषि संस्कृति को छोड़ते हैं और विकसित भारत बनता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जीडीपी में लगातार योगदान घटा है। अब हम दूसरी बात करते हैं। हमारा दूसरा सेक्टर है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी। सेकेंडरी, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी जो हमारा होता है, इस ये वो होता है जहां पर प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का हम यूज करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का जिसमें हम प्रयोग करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। इसका एक नाम और है निर्माण क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र। निर्माण क्षेत्र और विनिर्माण, यानी इसका मतलब होता है क्या करना? इसका मतलब होता है मैन्युफैक्चर करना, मतलब होता है कंस्ट्रक्शन करना। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चर में अंतर होता है, बताऊंगा अभी आपको। इसके अलावा इस क्षेत्र में हमारे उद्योग आते हैं, इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इंडस्ट्री आती है, इसमें हमारी गैस, जल आपूर्ति, गैस जल और बिजली भी, हाँ, गैस जल बिजली आपूर्ति, सप्लाई। आपूर्ति मतलब सप्लाई। इनकी जो सप्लाई होती है उद्योगों की, उद्योग धंधे, जितने भी उद्योग धंधे हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारी जो है आपका ऑटोमोबाइल के मोबाइल इंडस्ट्री हो, जितनी भी इंडस्ट्री हमारे यहाँ है, जो चीजें बनाती हैं, वो सब हमारी किस में आएंगी? द्वितीय क्षेत्र में आएंगी। उद्योग, गैस, जल, बिजली आपूर्ति, ये जो सब किस में आते हैं? ये सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अब जितना भी निर्माण होता है, निर्माण किसे बोलते हैं? निर्माण बोलते हैं कोई नई चीज बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, जैसे पुल बनाना, सड़कें बनाना, भवन बनाना, ये सब क्या है? फैक्ट्री बनाना, ये सब निर्माण है। क्या है? निर्माण। इसमें हम कच्चे माल का सीधे यूज करते हैं और कोई नई चीज बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो यह है निर्माण। विनिर्माण क्या होता है? जब हम किसी बनी हुई वस्तुओं को असेंबल कर कर कोई नई वस्तु बनाते हैं। बनी वस्तु मतलब वो वस्तु किसी दूसरी इंडस्ट्री में बनी है, अलग अलग बनी है। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल का हम लोग क्या करते हैं? निर्माण नहीं करते, विनिर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। कैसे? कि मोबाइल की बैटरी तो हमने चीन से मंगाई, सॉफ्टवेयर हमने अमेरिका से मंगाया, कुछ दूसरी टेक्नोलॉजी हमने कि दूसरे देश से मंगाई और हमने लाके यहां पर सबको असेंबल कर दिया। इट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चर। दवाइयां होती है, उन पर मैन्युफैक्चर डेट लिखी होती है। पुल पर जाओगे तो पुल के ऊपर निर्माण तिथि लिखी होगी, विनिर्माण नहीं लिखा होगा। कि पुल में हम जो यूज करते हैं, बिजली, सीमेंट यूज करते हैं, हम बजरी यूज करते हैं, रेत यूज करते हैं, ईंटें यूज करते हैं, मिट्टी यूज करते हैं, ये सब चीजें यूज करते हैं। हम जोड़कर कोई नई ऐसी चीज नहीं बना रहे। अब इसमें क्या, मोबाइल में जो चीजें अलग अलग पार्ट में मिलती है हमको, ये सैमसंग कंपनी है यहां पर नोएडा में, या जैसे आपकी आईफोन एप्पल का है, तो मद्रास में जो उसने अपना मैन्युफैक्चर यूनिट खोली है, यानी वो बाहर से सामान बनाकर लाएगी और यहां आकर केवल उसको असेंबल कर देगी। तो उसे बोलते हैं विनिर्माण, मैन्युफैक्चर करना। ठीक, उद्योग धंधे, गैस, जल, बिजली की आपूर्ति जो है वो सेकेंडरी का है। सेकेंडरी क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में 1950 के बाद 2026 तक बढ़ा है, पर बहुत ज्यादा वृद्धि इसमें नहीं हुई है। जब कहा ये 5-10 के आसपास था और अब लगभग जो है ये 30-25-30 के आसपास रहता है। तो इंडस्ट्री डेवलप तो हुई है, पर उस मात्रा में डेवलप नहीं हुई इंडस्ट्री जिस मात्रा पर चीन ने कर ली है, चीन ने किया है और अमेरिका या दूसरे देशों ने किया है। हम चीन से तुलना इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों देश लगभग एक साथ ही
वास्तविक स्थिति में आए हैं। चीन तो पहले गुलाम तो नहीं था, चीन की तो बंदर बाट हुई थी, अलग अलग ब्रिटेन में, अमेरिका में, जापान में, अलग अलग हिस्सों में चीन बट गया था। किसी एक देश का अधिकार चीन पर नहीं रहा है। लेकिन 1949 की चीन की क्रांति के बाद 1949 की जो चीन की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद चीन में एक नया सिस्टम लागू हुआ। तो हम 1947 में आजाद हुए थे, तो दोनों देश लगभग एक साथ ही एक अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आए थे। तो चीन का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, हमारा डेवलपमेंट उसके अपेक्षा बहुत कम है, नगण्य है उसकी अपेक्षा। चीन की अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन डॉलर की है। देखिए आप, 20 ट्रिलियन डॉलर, और हम अभी तक 5 नहीं पहुंच पाए हैं। 4.18 ट्रिलियन डॉलर की थी और घट के मुझे लगता है कि 4 से कम आ गए। हाँ, छठे अर्थव्यवस्था स्थान पर हम लोग आ गए हैं, हम छठे स्थान पर आ गए हैं। कि हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है, हमारा ध्यान केवल चुनाव जीतने में है। हमारा ध्यान केवल चुनाव जीतने में। हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट पुलों का उद्घाटन करते हैं, सड़कों का उद्घाटन करते हैं, ठीक ना, हवाई अड्डों का उद्घाटन करते हैं। लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में हमको कभी दिखता ही नहीं है क्या हो रहा है। सारे मोबाइल हमारे चीन से बन के या दूसरे देश से बन के आते हैं। हम क्या अभी तक मोबाइल भी नहीं बना सकते अपना? बनता है, एक दो कंपनियां हैं, कोई खरीदता ही नहीं है, फीचर्स ही नहीं है उनमें। हम मोबाइल तो दुनिया को नहीं दे सके, हम उसी व्हाट्सएप पर अमेरिका की, इजराइल की और बाकी देशों की बुराई करते हैं जो व्हाट्सएप और गूगल और यूट्यूब अमेरिका ने बनाया है, उसी पर हम अमेरिका की बुराई करते हैं। तो हम तो बहुत कम, छठे स्थान पर पहुंच गए हम, और 20 ट्रिलियन और 4 ट्रिलियन में कितना अंतर है। तो चीन के आगे हम अभी कुछ नहीं है कि हाँ हम मीडिया में बहुत आ गए हैं। चलिए खैर, तो ये होगा हमारा द्वितीय क्षेत्र। अब हम तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं। अगर जो तीसरा क्षेत्र हमारा है, हम तृतीय क्षेत्र की बात करें अगर हम, तो तृतीय क्षेत्र को हम सेवा सेक्टर बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को योग सेवा देते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो हम सेवा दे रहे, यानी जो हम, जैसे आपका उत्खनन होते हैं, खनन होता है, कोयले का खनन होता है, कोयले की नीति बनती है, कोयला मंत्रालय है पूरा, कोयले का क्या क्या करना है, व्यापार वाणिज्य है, उसके लिए हमको कोयला बाहर से मंगाना है, देश के अंदर सप्लाई करना है, सब कुछ करना है। तो उसके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी काम करती है। ये सब चीजें जो आएंगी, ये हमारे तीसरे क्षेत्र में आएगी, तृतीय क्षेत्र में आएगी। यानी प्राथमिक और द्वितीय को जो हम सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो हम व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वाणिज्य कर रहे हैं, यानी ट्रेड एंड कॉमर्स जो कर रहे हैं, वो हमारा सेवा क्षेत्र का भाग है। यानी जितने भी हमारे होटल हैं, उन होटलों में जैसे लोग आके रुकते हैं, मीटिंग करते हैं, रेस्टोरेंट है, फिर रेस्टोरेंट में वो खाते भी हैं, ठीक है ना, रेस्टोरेंट है, बैंक है, बैंक भी सेवा प्रदान करता है। कैसे तनख्वाह मिलेगी लोगों को? बैंक से मिलेगी। बैंक है, बीमा है, बीमा इंश्योरेंस होता है। जो खान में लोग जा रहे हैं, गहरे खान में लोग जा रहे हैं, उनका इंश्योरेंस होता है, उनका बीमा होता है, तो वो भी इसी में आएगा। बीमा है, व्यापार है, वाणिज्य है, ट्रेड एंड कॉमर्स बोलते हैं इसको, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स बोलते हैं। परिवहन है, चिकित्सा है, ट्रांसपोर्ट जरूर होगा भाई, अगर कोयला वहां नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, परिवहन होगा, इसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। परिवहन है, संचार है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा सेवा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ईटीसी एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें किसका भाग है? तृतीय क्षेत्र का भाग है। यानी प्राथमिक को और द्वितीय को जो सेवा प्रदान करते हैं, वो हमारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, ठीक ना,
होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, बैंक हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, चिकित्सा होगी, स्वास्थ्य सेवाएं होगी, लोक प्रशासन भी इसी में आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन भी इसी में आता है। एक होता है भंडारण, बफर, बफर स्टॉक, ध्यान रखिएगा। भंडारण जो हम करते हैं वो हमारा इसी में आता है, सर्विस में आता है। तो ये सब चीजें किस में आती है? तृतीय क्षेत्र में आती है। अब है क्या, क्योंकि दुनिया बदल रही है, अर्थव्यवस्थाएं बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, एक सभी देशों की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है। अब बंद और संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था है। बंद मतलब जहां पर आयात निर्यात ना हो या ना के बराबर हो। संरक्षणवादी मतलब जहां सब कुछ सरकार देखती हो, किसका उत्पादन होगा, किसका उत्पादन नहीं होगा, जहां सब सरकार देखती हो, उसे बोलते हैं संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था। तो वो तो दौर अब है नहीं, अब सब चीजें जुड़ी हुई आपस में। इसलिए एक नया कंसेप्ट आया, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। अब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी क्या होगी कि अब जो टाइम है, जो 21st सेंचुरी है, वो सब ज्ञान पर आधारित होगी, टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। तो जिस देश में अनुसंधान, रिसर्च और डेवलपमेंट ये ज्यादा होगा, वही देश आगे बढ़ेगा। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में 50% रिसर्च और डेवलपमेंट का जो काम होता है वो अमेरिका, चीन और जापान में होता है। अमेरिका, चीन और जापान में रिसर्च डेवलपमेंट का 50% से अधिक जो दुनिया में होते हैं वो इन 3 देशों में होता है। तो अब जाहिर सी बात है, यही देश आगे भी बढ़ेंगे। हमारे यहां तो रिसर्च डेवलपमेंट होना ही बंद हो गया है। क्या कारण है कि एपीजे अब्दुल कलाम के बाद हम कोई और कलाम पैदा नहीं कर सके? क्या परिस्थितियां हैं कि कलाम साहब के बाद कोई और ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा वैज्ञानिक, ऐसी पर्सनालिटी इंडिया में हम डेवलप नहीं कर सके? क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक हो, ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, जन्म से नहीं होता है। उसके व्यक्तित्व और उसकी परिस्थितियां उसको महान बनाती। क्या हम परिस्थितियां नहीं दे पा रहे? ऐसा तो है नहीं कि व्यक्तित्व पैदा नहीं हो रहे हैं भारत में, व्यक्तित्व पैदा हो रहे हैं, पर परिस्थितियां ऐसी नहीं। खैर, तो वो परिस्थितियां हम नहीं दे पा रहे हैं कि हम, होना तो ये चाहिए था कि एक कलाम के बाद हजारों कलाम भारत में पैदा होते और आज हम अंतरिक्ष में और हर क्षेत्र में नंबर 1 होते, पर ऐसा नहीं है। खैर, तो ये चीजें हैं। अब क्या है कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की वजह के कारण से इस इन चीजों में जितना अधिक रिसर्च होगा उतना अधिक डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए इन क्षेत्रों को हटाकर एक चतुर्थक क्षेत्र जोड़ दिया गया है। चतुर्थक ऐसा बोलता है क्वार्टरी क्षेत्र। चतुर्थक मतलब क्वार्टरी क्षेत्र। क्वार्टनरी क्षेत्र, क्वार्टनरी सेक्टर का मतलब, यानी चतुर्थक क्षेत्र का मतलब है ये वास्तव में सेवा क्षेत्र का ही एक भाग है। इसका सेवा क्षेत्र का ही एक भाग है, ये उसी का एक रूप है। इसमें केवल क्या कर लिया गया है, सर्विस सेक्टर की वो चीजें जिनका संबंध अनुसंधान यानी रिसर्च एवं डेवलपमेंट से है, विकास से है, जिसका संबंध रिसर्च और डेवलपमेंट से है। और ये किससे होगा संबंध? ये संबंध होता है हमारा ज्ञान से। किससे? ज्ञान से। यानी जो हमारा रिसर्च डेवलपमेंट है, हमारा ज्ञान है, हमारा पेटेंट है, जो हम नई खोज करते हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो भी तो ज्ञान आधारित, क्योंकि आईटी सेक्टर में हम जरूर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर सब अच्छा नहीं कर रहे हैं। आज भी ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का ही यूज करते हैं। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो, पर इतना अच्छा नहीं, इतने फीचर्स वाला नहीं है, जो आज भी माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना? पेटेंट हो गया, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था होगी। हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं,
जो आईटी प्रोफेशनल्स हमारे हैं वो सब इसी में आएगा, ठीक है ना। यानी जो ज्ञान से संबंधित पेटेंट है, नई खोज करना है, नई चीजें डेवलपमेंट करनी है। आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो चिप होती है आईसी, वो बनी होती है किसकी? सिलिकॉन की और जर्मेनियम की। ध्यान रखिएगा आप, आईसी जो चिप होती है जिस पर कंप्यूटर काम करता है, इसको आप मेमोरी चिप वो जो चिप होती है आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। ये चिप जर्मेनियम की बनी होती है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। किसकी बनी होती है? जर्मेनियम और सिलिकॉन की बनी होती है। इसीलिए जहां पर कंप्यूटर आधारित ज्यादा काम होते हैं उसे सिलिकॉन वैली कह देते हैं। ऐसी सिलिकॉन वैली एक कैलिफोर्निया में है, सैंटियागो, कैलिफोर्निया एक स्टेट है, सैंटियागो वहां का मुख्यालय जिला है, उसमें हमारी सिलिकॉन वैली स्थित है। ठीक, एक सिलिकॉन वैली भारत में है, बेंगलुरु में। तो ये सिलिकॉन वैली का मतलब कोई घाटी नहीं है, जहां पर कंप्यूटर और उसकी चिप पर ज्यादा अनुसंधान होता है, ज्यादा काम होता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम सिलिकॉन वैली कह देते हैं। तो दो सिलिकॉन वैली है, एक कैलिफोर्निया में है सैंटियागो में, और दूसरा जो है हमारा बेंगलुरु में है सिलिकॉन वैली, यह भारत में है। तो ये जो आईसी के जितने भी काम होंगे वो सब हमारा चतुर्थ क्षेत्र में, यानी जहां नॉलेज बेस्ड चीजें होंगी, ज्ञान पर चीजें बेस्ड होंगी, ज्ञान से नए नए अनुसंधान होंगे, रिसर्च होंगे, नई नई खोज होगी, है ना। जो नई खोज होती है वो भी सब इसी में आ जाएगी, पेटेंट आ जाएंगे इसमें, ज्ञान, आईटी सेक्टर सब किस में आ जाएगा? चतुर्थ क्षेत्र में आएगा। यानी एक प्रकार से जैसे हम पहले भी ये क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में शामिल था, लेकिन हम पहले ज्ञान को सेवा ही मान लिया करते थे। हमने नया कोई अनुसंधान किया, सर्विस सेक्टर में आ गया। अब क्योंकि अगर हम इसको अलग कर दें तो हम इस पर ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो रिसर्च डेवलपमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। चीन एक ऐसी ट्रेन बना रहा है जिसकी गति हवाई जहाज से भी ज्यादा होगी, यानी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक स्पीड वाली ट्रेन बना रहा है। भारत के उत्तर और दक्षिण जो दूरी है वो लगभग 3300 किलोमीटर के आसपास है। यानी आप केवल 3 घंटे में इंदिरा कोल जो उत्तरी बिंदु है, इंदिरा कोल जो साउथर्न बिंदु है कन्याकुमारी की जो दूरी बताई मैंने आपको, 3 घंटे पहुंच जाओगे। ये आप एक दिन में चलो काम वाम करा, कन्याकुमारी देखा, भाला सपरा, वापस पहुंच गए। तो ऐसी ट्रेन बना रहा है जी। तो ये वो डेवलपमेंट यानी ज्ञान आधारित अर्थ डेवलपमेंट क्या कर रहा है? ज्यादा कर रहा है। तो इसलिए उसने इसको अलग सेक्टर मान लिया। हम अभी इसमें मिला जुला मान रहे हैं, बहुत तेजी से हमने इसको अलग सेपरेट नहीं किया है। जिस दिन इसको अलग कर देंगे, सरकार अलग से इसके लिए हजारों करोड़ रुपए दे कि वैज्ञानिक अनुसंधान, हजारों करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, जो वैज्ञानिक और अनुसंधान में काम करते हैं, जो नई खोज करते हैं, नई चीजों को डेवलपमेंट करते हैं, उनकी अगली 2 पीढ़ियां सरकार फ्री पढ़ाएगी, उनका सारा खर्चा सरकार उठाएगी। जो उनकी पिछली पीढ़ी है, उनके मम्मी पापा है, सरकार खर्चा उठाएगी, सब कुछ सरकार देगी। बस आप अनुसंधान करो और नई रिसर्च करो, नया कुछ करके दो, सब आपकी अगली पीढ़ियां सुरक्षित है। तो क्या चाहिए बंदे को? जब उसके बच्चे सुरक्षित हैं, अच्छे पढ़ेंगे, उनका इंश्योरेंस होगा, हेल्थ फ्री होगा, एजुकेशन फ्री होगी, सब कुछ फ्री मिलेगा, तो वो आदमी तो केवल अनुसंधान ही करेगा, खोज ही करेगा। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा माहौल दिया जाना चाहिए, तब ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था डेवलप हो पाएगी, तभी हम विश्वगुरु बन पाएंगे। केवल बोलने से विश्वगुरु नहीं बन जाते हैं। अब क्या किया है? पंचम क्षेत्र भी आ गया है। पंचम क्षेत्र, पंचम क्षेत्र कौन सा? नहीं, पांचवा क्षेत्र हमने बोल दिया गया। ये भी सर्विस सेक्टर का ही हिस्सा था, ये भी पहले सेवा क्षेत्र का ही भाग था। लेकिन हमने इसमें क्या किया? हमने इसमें उस लोगों को शामिल कर लिया जो बेहतर मैनेजमेंट करते हैं। क्योंकि देखो, पिछले लगभग 20 सालों में दुनिया ने बहुत विकास किया है, बहुत डेवलपमेंट किया है। तो जब नई नई चीजें डेवलप होंगी, बनेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा उनका, कि बिना डिसिप्लिन के, बिना मैनेजमेंट के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप अपने रिसर्च को, अपनी खोजों को, अपनी जो आपने नई चीजें बनाई हैं, उनको इकट्ठा, उनको स्थायित्व रूप और अगली पीढ़ियों को सुरक्षित रूप आप बिना मैनेजमेंट के, बिना डिसिप्लिन के नहीं दे सकते। तो अगर आपको यह करना है तो आपको पंचम क्षेत्र में आना पड़ेगा। और जो चीजें जो कुशल प्रबंधन व्यवस्था है, एक प्रकार की कुशल
प्रबंधन, मैनेजमेंट, जो कुशल प्रबंधन व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे सीईओ वगैरह होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ होता है, इससे ऊपर बड़े बड़े पद आ गए हैं। ये हो गया। जो कुशल लोग होते हैं, दक्ष लोग जो होते हैं, दक्ष का मतलब होता है जो इन चीजों में, मैनेजमेंट में, डिसिप्लिन में दक्ष लोग होते हैं, वो इसमें आते हैं। नीति निर्माता, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो नीति को निर्माण करते हैं, नीति निर्माता होते हैं, वो सब इसमें आते हैं। ठीक ना। एक प्रकार से हम इसमें कह सकते हैं जो गोल्ड कॉलर जॉब होते हैं ना, गोल्ड कॉलर जॉब ना, एक से बोलते हैं तो व्हाइट कॉलर जॉब होती है, एक ब्लू कॉलर जॉब होती है। ठीक, ऐसे अलग अलग नाम दे दिए गए हैं प्रोफेशनल्स के हिसाब से। तो गोल्ड कॉलर जॉब का मतलब जो होता है, जो सबसे अच्छी सर्विस है, उससे अच्छी कोई सर्विस नहीं हो सकती। एक सीईओ है, आप जैसे सुंदर पिचोई हैं, या और जो लोग हैं, या आपका बिल गेट्स है। अब ये बिल गेट्स से ऊपर कौन सी पोस्ट होगी हो, या मार्क जुकरबर्ग है ना, ये एलन मस्क है। अब एलन मस्क से ऊपर कौन सी जॉब होगी? अब जो ऐसी जो चीजें हैं, उनको अलग से सेक्टर में रखे, पंचम क्षेत्र में नीति निर्माता हैं। ये नीति निर्माता क्या होते हैं, इनकी टीम बहुत स्ट्रांग होती है, कि बिना टीम के आप कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकते। बोलते ना, हमारे यहाँ बहुत बड़ी कहावत है कि बहुत पहले से, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। नहीं, अकेला चना कुछ कर ही नहीं सकता। जब तक आपके पास कुशल टीम नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो टीम होनी चाहिए आपकी स्ट्रांग। तो ये सब वो टीम मैनेजमेंट वाले हैं। हमने नीति आयोग बनाया है। नीति आयोग सुना आपने ना, नीति आयोग है एक बार का। क्या नीति आयोग सुना आपने? नीति आयोग, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, एन से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ये इसी पंचम क्षेत्र से प्रेरणा लेकर बनाया है। ये प्रधानमंत्री की टीम है नीति आयोग। नीति आयोग प्रधानमंत्री के अंडर में काम करने वाली एक टीम है, जो पूरे भारत में जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, उनको देखती है और उनका प्रबंधन करती है, और लोगों तक वो संसाधन कैसे बेहतर तरीके से पहुंचे, और जन कल्याण, मानव कल्याण कैसे हो सके, और लोगों को अधिक से अधिक सुरक्षा और प्रतिरक्षा, और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं और हेल्थ सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा कैसे मिल सके, जन कल्याण कैसे हो, कैसे भारत विकसित हो, ये नीति आयोग देता है। तो नीति आयोग पंचम क्षेत्र की प्रेरणा लेकर ही बनाया गया है, इसलिए इसमें सीईओ का एक पद रखा गया है। जानते ना आप, इसमें रखा गया है ताकि ये जो मैनेजमेंट है, पहले होता था योजना आयोग, उपाध्यक्ष, वही ढर्रा चला आ रहा था लगातार का। लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया नीति आयोग बनाकर। लेकिन क्या नीति आयोग अपने उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है? अगर ऐसा होता तो हम बार बार, हमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ बदलने की आवश्यकता नहीं थी। हम अगर बार बार बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं। अध्यक्ष तो होते हैं प्रधानमंत्री, वो तो बदलेंगे नहीं। पर अगर हम नीचे लेके अगर बदल रहे हैं, अगर आप अपनी टीम में बार बार किसी को ला रहे हो, ले जा रहे हो, इसका मतलब जिसको ला रहे हो ठीक काम नहीं कर रहा है, बाहर करो उसको। अब वो ठीक काम क्यों नहीं कर रहा है, तो आप उसको ला ही क्यों रहे हो? क्या आपके पास ऐसा मैनेजमेंट नहीं है कि आप एक बार में कोई अच्छा व्यक्ति ले आए और उससे पूरा मैनेजमेंट करने का अवसर मिले? तो खैर, तो नीति आयोग पंचम का क्षेत्र है। कुशल प्रबंधन व्यवस्था वाले नीति निर्माता लोग, दक्ष लोग जो कुशल हैं, ऐसे गोल्ड कॉलर जॉब वाले लोग जो आते हैं, वो हमारे पंचम क्षेत्र में आते हैं। यह आपको याद रखना है। किस में आते हैं? पंचम क्षेत्र में आते हैं, तो गोल्ड कॉलर जॉब बोलते हैं। ऐसे पेशावर आते हैं, इनका संबंध होता है मैनेजमेंट से होता है। तो 5 क्षेत्र आपको मैंने आपको बता दिए। 5 क्षेत्र में आप देख लीजिएगा। जैसे देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में ये चीजें आती हैं जो मैंने बता दिया आपको। पूरा कृषि पशुपालन है आपका, ये सब जो जुड़ी हुई है प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजें, वो सब आती हैं। खनन उत्खनन में अंतर बताया आपको, ये सब बताया कि क्या चीजें यहां से आती हैं। फिर द्वितीय क्षेत्र में बताया आपको क्या क्या चीजें आती है, निर्माण क्या होता है, विनिर्माण क्या होता है,
उद्योग, गैस, जल, बिजली की आपूर्ति इसमें आती है, प्राप्ति जो होगी आपकी पहले में आएगी, ठीक ना। अच्छा, सभी तृतीय क्षेत्र आ गया। अब इस सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र का योगदान 1950 से लेकर अब तक लगातार बढ़ा है और अब 2026 तक लगातार बढ़ा है। ध्यान रखिएगा, अब इसका योगदान 60% प्लस है। 60% से ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का योगदान है। अब इसमें एक होता है बीपीओ, केपीओ और एलपीओ। ये देख लीजिए आप, एक होता है केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स, एक होता है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, एक होता है बिजनेस प्रोसेस और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स। अब केपीओ, एक होता है एलपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्स। ये सब हमारे सर्विस सेक्टर के हिस्से हैं। किसके हिस्से? सर्विस सेक्टर के। केपीओ क्या होता है? नॉलेज बेस्ड, यानी अगर आप जैसे विदेश में बैठे व्यक्ति अगर भारत के माध्यम से कोई काम करवा रहे हैं, भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं उनके माध्यम से काम करवा रहे हैं, तो उससे बोलते हैं केपीओ। कोई जानकारी लेनी हो किसी चीज के बारे में, है ना, आप यूट्यूब पर जाते हो, आपको किसी चीज की जानकारी लेनी है, तो अगर प्रोफेशनल से जानकारी लेनी है, किसी चीज की हेल्थ की जानकारी लेनी है, किसी चीज की जानकारी लेनी है, तो आपको केपीओ में। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, जो बिजनेस के काम होते हैं, जो व्यापार के काम होते हैं, ठीक ना, वो आपको बीपीओ से मिलते हैं। एलपीओ, लीगल प्रोसेस, यानी जो हमारे जो वकील हैं, जो हमारे एडवोकेट हैं, वो यहां बैठे बैठे इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप के दूसरे देशों में या किसी अन्य देश में बैठे बैठे यहां से सलाह दे सकते हैं। इंग्लैंड का कोई व्यक्ति फोन करे टोल फ्री नंबर पर, वो नंबर भारत में आके मिलेगा, वो कहेगा कि सर ऐसे ऐसे मेरा चालान कट गया है और मेरा अब क्या प्रोसीजर है कि मेरे 2 चालान कटे हैं एक साथ, अब मुझे क्या करना है। तो वो जो नंबर होगा वो भारत के किसी व्यक्ति के पास मिलेगा और उस व्यक्ति ने इंग्लैंड के कानून को पढ़ा होगा, वही इस सेक्टर में जाता है। तो जिसने वहां के कानून को पढ़ा है वो उसको सलाह दे देगा। अब इसमें अंतर क्या है? अगर इंग्लैंड में ही वो सलाह मांगे, जैसे आपके दिमाग में आया होगा, क्योंकि इंग्लैंड में वो सलाह लेने के लिए वहां का एडवोकेट बहुत ज्यादा पैसा लेगा, हमारा एडवोकेट उसको कम पैसे में ही काम कर देगा। क्योंकि हमारी स्थिति दुनिया में मजदूरों के संदर्भ में वही है जैसे कि पश्चिमी यूपी में पूर्वी भारत से आने वाले मजदूरों की स्थिति हो। जैसे हमारे सेक्टर में, हमारे पश्चिमी यूपी में अगर कोई बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से कोई मजदूर आता है, तो वो मजदूर 200 रुपए में काम कर देगा दोपहर तक, और हमारे जो लोकल का मजदूर होगा, बने भाई हम तो 500 रुपए लेंगे। जो बाहर से कहेगा यार चल 200 तो मिल रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो 200 में काम कर देगा। तो यही स्थिति हमारी क्या है, जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके संदर्भ में, क्योंकि हमारा सप्लाई ज्यादा है। जब सप्लाई ज्यादा होगी, आपूर्ति ज्यादा होगी, तो कीमत अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सप्लाई इतनी है, हम 150 करोड़ होने वाले हैं, 150 करोड़ मान्य रखता है, तो इतनी सप्लाई भारत में है, तो अपने आप कीमतें क्या होंगी? कम होंगी, ठीक है ना। तो तृतीय क्षेत्र हो गया, चतुर्थक हो गया हमारा, इसके भाग है ये भी, इसमें अनुसंधान, विकास, ये सब चीज शामिल होती हैं, ठीक। फिर हमारा पंचम भी हो गया, मैं बताया आपको, इसे नीति आयोग है, सब कुछ है, नीति आयोग लिख लीजिए, कभी आपको याद ना रहे। अध्यक्ष पीएम होता है, ठीक ना, उपाध्यक्ष दूसरे व्यक्ति बनाए जाते हैं, सीईओ का पद है, ये सब हमारे पंचम क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पूरे हो गए, और उम्मीद करता हूं आप जब इससे क्वेश्चन करने बैठेंगे तो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी और फैक्ट वाले क्वेश्चन भी दोनों हल हो जाएंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन क्वारीज है, कोई पूछना, कुछ समझ में नहीं हो, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो होगी अर्थव्यवस्था के प्रकार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, या समाजवादी या वामपंथी या मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो समाजवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, उदारवाद, इन सब में जितने भी वाद हैं, ये अंतर होगा स्पष्ट अगली क्लास में। तब तक इंतजार कीजिए और देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए डिस्कवरी स्टडी सर्किल। जय हिंद, जय भारत।